हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास के आधुनिक काल के एक टॉपिक राजस्थान के किसान आंदोलन का। बच्चों, राजस्थान के कंपटीशन की सबसे खास बात यह है, कोरोना काल के बाद में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा जो भी प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है उसमें रटे रटाए प्रश्न नहीं पूछे जाकर प्रत्येक विद्यार्थी के टॉपिक का संपूर्ण आकलन है वो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए आज हम हमारे आज के इस विषय का, आज के इस टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो है हमारे पास राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान की भूमि किसानों की भूमि रही है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर किसान जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए समय समय पर यहाँ पर किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन है वो प्रारंभ किए गए हैं। ब्रिटिश भारत में जिस समय अंग्रेज है वो राजस्थान पर शासन करने के लिए आए थे, उस समय का भारत दो भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ रियासतकालीन भारत था और दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत का तात्पर्य है भारत भूमि का वह क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, और रियासतकालीन भारत का तात्पर्य था वो भारत या वो क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। अपना राजस्थान भी रियासतकालीन भारत के अंतर्गत आता था, जहाँ पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था संचालित करते थे। यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे कि रियासत काल में राजा को उसके पद पर रहने के लिए छोड़ देते थे, लेकिन उस पर नियंत्रण करने के लिए अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते थे, और पॉलिटिकल एजेंट पर एजीजी नियंत्रण रखता था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, और पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। इस प्रकार से अंग्रेज एक वैज्ञानिक तरीके से वो भारत में शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। कुल मिलाकर ये जो राजा है ये बिना पॉलिटिकल एजेंट के कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रत्येक राजा के पास उसकी छाया के रूप में उस पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। अब गवर्नर जनरल को ब्रिटेन से आदेश प्राप्त होता था, वो उसकी क्रियान्वयन के लिए एजीजी को आदेश करता था, एजीजी उसे लागू करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट को कहता था, पॉलिटिकल एजेंट राजा को कहता था आप इस आदेश को लागू करो, और राजा है वो सामंतों को कहता था, राजा सामंतों को कहता था, और सामंत है वो किसानों को कहते थे। इस प्रकार से किसी भी आदेश का, किसी भी लगान का, किसी भी कर प्रणाली का प्रत्यक्ष रूप से वहन अगर किसी को करना पड़ता था तो वो जनता को यानी कि किसानों को करना पड़ता था। इस प्रकार के इस चक्कर में किसान है वो कोलू का बेल बनकर रह गए थे, और लंबे समय तक किसान है वो इस व्यवस्था में त्रस्त रहे, और इससे मुक्ति पाने के लिए है वो राजस्थान में किसानों ने जगह जगह पर है वो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। और आज हम उसी एक ऐतिहासिक बिगुल की बात करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक अगर कोई किसान आंदोलन है तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उसी बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। चूंकि बिजोलिया से पहले भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं। 1880 के दौर में राजस्थान में चित्तौड़ की जो भूमि है, यहाँ पर एक स्थान है मातरकुंडिया। ये मातरकुंडिया रश्मि के परगने में है, और यहाँ पर 1880 में जाट जाति के किसानों ने है वो सर्वप्रथम राजस्थान में किसान आंदोलन की बिगुलें बजा दी थी। लेकिन हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई किसान आंदोलन है तो वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। अधिकांशतः मैंने विद्यार्थियों देखा है कि बहुत सी किताबों में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो फैक्ट हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं, लेकिन आजकल का परीक्षा का जो ट्रेंड है
वो उस प्रकार का है कि उन फैक्ट को जो बिखरे हुए हैं उनके व्यवस्थित है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी ये इच्छा हुई कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको शुरू से लेकर आखिरी तक विस्तृत रूप से बताया जाए, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और कोई भी प्रश्न जो किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हो वो आपका छूटे न पाए। तो हम बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं कि बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। भौगोलिक स्थिति का तात्पर्य है कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है। अगर वर्तमान में ज़िला पूछा जाए कि वर्तमान में बिजोलिया कौन से ज़िले में है, तो वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा ज़िले में, यानी भीलवाड़ा जो ज़िला है इसमें बिजोलिया स्थित है। अगर रियासत पूछा जाए कि इस दौर में बिजोलिया कौन सी रियासत का अंग था, तो उस दौर में बिजोलिया मेवाड़ रियासत का अंग था। बिजोलिया किसान आंदोलन को हम दो हिस्सों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहले हिस्से में हम बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में हम इसकी ऐतिहासिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है और रियासत काल में बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक अंग हुआ करता था। बिजोलिया पर इस समय महाराणा फतेह सिंह का शासन था। बिजोलिया पर इस समय महाराणा फतेह सिंह का शासन था। बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति किसानों की बहुत अनुकूल थी। बिजोलिया का ऊपरी हिस्सा कोटा और बूंदी की सीमा को टच करता था। बिजोलिया का दक्षिणी हिस्सा ग्वालियर रियासत को टच करता था और मेवाड़ में तो बिजोलिया था ही। अब बिजोलिया के किसानों के पास तीन विकल्प खुले हुए थे। वो चाहे तो मेवाड़ में रहें, वो चाहे तो ग्वालियर रियासत की तरफ पलायन करें और वो चाहे तो कोटा बूंदी की तरफ भी पलायन कर सकते हैं। कालांतर में किसानों ने यहाँ के सामंतों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया भी है। किसानों ने समय समय पर किसानों पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोटा, बूंदी और ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया है। ये थी बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति। अब हम बिजोलिया की ऐतिहासिक स्थिति का उल्लेख करते हैं कि बिजोलिया ठिकाना कैसे अस्तित्व में आया, किस प्रकार है वो, ये किसको दिया गया। चूंकि बिजोलिया मेवाड़ रियासत में जो ऊपरमाल जागीर है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा ऊपरमाल का पठार, तो बिजोलिया ऊपरमाल जागीर का भाग था, ऊपरमाल की जागीर का अंग है। ये ऊपरमाल की जो जागीर है ये 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार को उपहार के रूप में दी गई। अशोक परमार को उपहार के रूप में ये जागीर दी गई। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए युद्ध समाप्ति के बाद राणा सांगा के वंशजों द्वारा अशोक परमार को ये उपहार के रूप में ये जागीर दी गई थी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी ईमानदारी और बहादुरी को ध्यान में रखते हुए। खानवा का युद्ध चूंकि भरतपुर में हुआ था और अशोक परमार भी भरतपुर का ही रहने वाला था। भरतपुर में एक स्थान है जगनेर। जगनेर भरतपुर का अशोक परमार था और खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था। अधिकांश विद्यार्थियों की ये दुविधा रहती है कि अशोक परमार भरतपुर का है तो उसको ऊपरमाल की जागीर कैसे दी गई। तो इसका संबंध ये है कि खानवा का युद्ध है चूंकि भरतपुर में हुआ था, इसलिए भरतपुर में ही है वो अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। वहीं से प्रभावित होकर उसकी कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए वो राणा सांगा के वंशजों द्वारा उसे ऊपरमाल की जागीर दी गई थी। ये जो ऊपरमाल की जो जागीर है, बिजोलिया इसकी राजधानी थी। बिजोलिया इसी ऊपरमाल की राजधानी थी। उस समय एक शब्द काम में लिया जाता था उर्दू का सदर मुकाम, सदर ए मुकाम, जिसका हिंदी अर्थ राजधानी होता है। मेवाड़ के राजा के पास कुल 16 प्रताप सैन्य ठिकाने थे।
मेवाड़ के राजा के पास कुल 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। प्रथम श्रेणी ठिकानों का मतलब है ये वो ठिकाने थे, ये वो सामंत थे जिनसे मेवाड़ के राजा को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। तो ये 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और बिजोलिया में कुल 79 गांव थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो बिजोलिया अपने आप में एक तहसील है। इस बिजोलिया में उस दौर में 79 गांव हुआ करते थे जिनसे राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में होती है और इसकी समाप्ति 1941 में होती है। जब यहाँ का सामंत किशोरी दास था, ये बात 18वीं शताब्दी की है, जब ये किसान आंदोलन शुरू हो रहा था उससे पहले की बात है। केसी दास जब यहाँ का सामंत था तो इस दौरान बिजोलिया पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। मराठा शक्ति उस समय ताकतवर शक्ति हुआ करती थी। राजस्थान के राजाओं को समय समय पर है वो मराठा आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। जब किशोरी दास बिजोलिया का सामंत हुआ करता था उस दौरान मराठा शक्ति ने बिजोलिया पर आक्रमण कर दिया और बिजोलिया में रहने वाली धाकड़ जाति ने, बिजोलिया में धाकड़ जाति की प्रधानता है, बिजोलिया में रहने वाली धाकड़ जाति ने किशोरी दास के साथ मिलकर मराठा शक्ति को पराजित कर दिया और मराठों को है वो वापस जाना पड़ा, वो पराजित हो गए। इससे ये पता चलता है कि किशोरी दास के समय में यहाँ के धाकड़ जाति के किसानों के साथ सामंत के बहुत अच्छे संबंध थे, कोई परेशानी नहीं थी। सामंत और किशोरी दास के बीच में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। जब गोविंद सिंह यहाँ का शासक बना तब भी किसानों और सामंत के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब पैदा होता है जब यहाँ का सामंत (1894) में जब यहाँ का सामंत कृष्ण सिंह बन जाता है। कुछ किताबों में कृष्ण सिंह आता है तो कुछ किताबों में इसी का नाम किशन सिंह भी आता है। किशन सिंह जब यहाँ का सामंत बनता है तब ही बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। किशन सिंह जब यहाँ का सामंत बनता है तो कहा जाता है कि यहाँ पर किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। 84 प्रकार की लाग बाग यहाँ के किसान देते थे किशन सिंह के समय में, जो कि बहुत ज़्यादा थी। हालांकि कुछ कर ऐसे थे जो साल में या 2 साल में 3 साल में एक आध बार लिए जाते थे, लेकिन फिर भी इन छोटे मोटे करों की संख्या मिला दी जाए तो ये संख्या 84 तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा यहाँ के किसान बेगार से भी बहुत त्रस्त थे। बेगार का तात्पर्य है कि सामंत पकड़कर किसी भी किसान को अपने खेत में अपने घर पर काम करवाने के लिए ले जाता था और बदले में है वो कोई भी पैसा नहीं देता था। इससे भी किसान बहुत त्रस्त थे। इसके अलावा भू राजस्व प्रणाली, अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय भू राजस्व प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि इससे पहले जब सामंत को किसान टैक्स देते थे, कर देते थे, लगान देते थे तो वो अनाज के रूप में देते थे। किसान खेती करते थे, जो अनाज प्राप्त होता था उस अनाज का कुछ हिस्सा है वो किसान है वो लगान के रूप में है वो सामंत को चुकाया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय भू राजस्व प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि अंग्रेज़ों ने सामंतों से नगद लगान लेना वसूल कर दिया। अब चूंकि अंग्रेज राजा से या सामंत से नगद लगान लेने लगे तो सामंतों ने भी किसानों को बाध्य किया कि आप भी हमें नगद के रूप में ही लगान दो। अब किसान दो ही मार में फंस जाते हैं। यहाँ से किसान अनाज पैदा करते, उस अनाज को सेठ साहूकार के पास लेकर जाते और उससे बेचते और बेचकर पैसे लेकर आते और उस पैसे से वो नगद भुगतान करते सामंत को टैक्स के रूप में।
तो इससे किसान हैं वो साहूकार के चंगुल में फंस गए, उसके ब्याज में है वो फंस कर रह गई, तो किसानों पर है वो दोहरी मार पड़ना शुरू हो गई। इसके अलावा जो दोषपूर्ण व्यवस्था थी वो थी लाटा कुंता पद्धति। जो मुख्य कारण था इस किसान आंदोलन का, लाटा कुंता पद्धति को हम समझने का प्रयास करते हैं। लाटा का मतलब होता है किसान अपनी फसल के जो को जमा करके जो गठेरे बना देता था उसको लाटा कहते हैं। किसान की ये फसल है उसको वो जब काट कर जमा करके उसके जब गठर बना देता था तो उसको लाटा कहते हैं। उसके बाद सामंत है वो अपने एक कर्मचारी को भेजता और कहता कि जाओ अमुक किसान के पास उसके खेत में देख के आओ कि कितने लाटे पड़े हुए हैं। अधिकारी आता, कर्मचारी आता और वो कुंता करता। कुंते का मतलब है अनुमान लगाता। वो पड़ी फसल का अनुमान लगाता कि भाई इसके खेत में इतने लाटे पड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 50 मन है वो अनाज होगा, यहाँ पर 100 मन होगा। वो एक अनुमान लगाता और उस अनुमान में किसान है वो फंस जाते। लाटे ज़्यादा होते लेकिन फसल है वो कम होती, इसलिए है वो लगान की दर ज़्यादा हो जाती और लगान देना भी नगद पड़ता था। तो इस प्रकार से इस दोषपूर्ण पद्धति में है वो किसानों का दिन प्रतिदिन है वो शोषण होता जा रहा था और किसान इस शोषण से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एक घटना घटित होती है। कोई भी आंदोलन हो, इस आंदोलन में कुछ चीज़ें स्वतः हो जाती है जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो परी प्लानिंग से नहीं होती। कुछ चीज़ें स्वतः हो जाती है जो प्रकृति को करनी होती है वो अपने आप ही वो हो जाती है। 1894 में बिजोलिया में मैंने बताया था 79 गांव थे। इन 79 गांव में एक गांव था गिरधरपुरा गांव। इन 79 बिजोलिया के गांव में एक गांव था गिरधरपुरा गांव। गिरधरपुरा गांव में एक किसान था गंगाराम धाकड़। हर चीज़ का हम खुलासे से अध्ययन करेंगे। जब हम 50 लाइनों का अध्ययन करेंगे तो 10 लाइनें 20 लाइनें हमें याद हो जाएगी और सुनते ही याद हो जाएगी। जब हम इसको कालक्रम के अनुसार एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो स्वतः याद होगी। गंगाराम धाकड़ 1894 की बात है। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ एक किसान था। इसके पिताजी का मृत्यु भोजन था, मृत्यु भोज का आयोजन था। और हमें पता है हमारे यहाँ राजस्थान में है वो ये प्रथा प्रचलित है मृत्यु भोज की। और लगभग सभी गांव से हमारे रिश्तेदार भी इस मृत्यु भोजन में भाग लेने के लिए आते हैं। तो गंगाराम धाकड़ के यहाँ भी इन 79 गाँव से है वो किसान बड़ी संख्या में मृत्यु भोजन में भाग लेने के लिए आए। तो यहाँ पर दबी जबान में किसानों ने वो जाजम पर बैठकर अपनी समस्या पर चर्चा करना शुरू किया कि देखो भाई सामंत क्या कर रहा है। देखो 84 प्रकार की लाख बाग हैं, ये कोई बात हुई? किसी के पास इतने लाख बाग नहीं है, हमें 84 प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। एक बोलता है कि नहीं 84 लाख बाग तो ठीक है, बेकार भी देनी पड़ती है। कल वो मेरे बच्चे को ले गया था, काम करवाया लेकिन उसने एक पैसा नहीं दिया। तो भैया ये भी एक समस्या है। वहाँ पर एक व्यक्ति इन सब चीज़ों को सुन रहा था। उस व्यक्ति का नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व था और शिक्षित व्यक्ति था। बिजोलिया में पुस्तकालय की नौकरी करता था, राज्य के कर्मचारी था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, सरकारी कर्मचारी था, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी इसके ऊपर। तो इसने उस जाजम पर बैठे हुए लोगों को एक सुझाव दिया कि यार आप किसी के मृत्यु भोजन में आए हो, ऐसी क्या बातचीत कर रहे हो? जब आपके पास समस्या है तो इसका समाधान करो। किसानों ने कहा कि साहब आप ही बता दो क्या समाधान करें, हम तो अनपढ़ ठहरे, हमें तो कोई समाधान का पता नहीं, आप ही बता दो क्या करें। तो साधु सीताराम दास ने उस समय किसानों से कहा कि सामंत के ऊपर भी कोई व्यक्ति है, आप उससे शिकायत करो। किसान आश्चर्यचकित हुए भाई सामंत के ऊपर कौन है जो हमारी सुने? तो कहा मेवाड़ का महाराणा है, उसके पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। कि अच्छा ऐसा होता है? कि हाँ होता है। तो यहाँ पर इस जाजम में तय हुआ कि हम 2 व्यक्तियों को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजेंगे और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। मेवाड़ का महाराणा उस समय उदयपुर में बैठा करता था, उस समय इनकी राजधानी उदयपुर थी। तो 2 आदमी नियुक्त किए गए कि भाई ये अर्जी लेकर जाएंगे, प्रार्थना पत्र लेकर जाएंगे, मेवाड़ महाराणा को बताएंगे कि हमारे इस समस्या का सामना कर रहे हैं। वो 2 व्यक्ति थे, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल।
ठाकरे पटेल और नानजी पटेल इन दोनों को तय किया गया कि आप मेवाड़ महाराणा के पास जाओ, मेवाड़ महाराणा को पूरी वस्तु स्थिति का परिचय दो और राणा जी से कहो कि माई बाप देखो हम तो किसान हैं, मर जाएंगे। ये दोनों किसान उदयपुर मेवाड़ महाराणा के पास गए। 2 दिनों तक तो मेवाड़ महाराणा से मिलने का इनको समय नहीं मिला। वो राणा जी ठहरे, आम किसानों से कैसे मिलते। 2 दिनों बाद ज़बरदस्ती ये वहाँ दरबार में घुस गए और घुसकर है वो मेवाड़ महाराणा को पूरा खुलासा करके इन्होंने बता दिया कि साहब बिजोलिया के माई ऐसे ऐसे हो रहा है और ये स्थिति है वो हो रखी है हमारी। तो मेवाड़ महाराणा ने यकीन नहीं किया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 84 लाख बाग बेकार, लाटा कुंता, भू राजस्व, ऐसे कैसे हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अपना एक आदमी भेजा कि भाई जाओ और इनकी ये जो बता रहे हैं इसकी जांच करो, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो फतेह सिंह ने एक अधिकारी भेजा हमीद को कि भाई हमीद जी आप जाओ और देख कर आओ किसान सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमीद जी बिजोलिया आते हैं, आए बिजोलिया और जांच पड़ताल की, 1-8 लोगों से बात की, 2-4 लोगों से बात की, वस्तु स्थिति का पता चल गया। आकर इन्होंने राणा जी से कहा नहीं भाई राणा जी किसान है, वो ठाकरे और नानजी पटेल सब सच कह रहे थे, किसान त्रस्त है, 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती है, बिगाल लिया जाता है, लाटा कुंता नगद, किसान बहुत त्रस्त है। कि अच्छा ऐसे है। तो राणा जी ने कहा भाई इनको रियायत दे दो। तो 1-2 टैक्स है वो कम कर दिए गए, राणा जी के कहने से 1-2 टैक्स कम कर दिए गए। समाप्त कर दिए गए। कोई ज़्यादा खास रियायत नहीं दी राणा जी ने, 1-2 टैक्स कम कर दिए, राणा जी ने कोई खास रियायतें नहीं दी। और बदले में है वो सामंत है वो कृष्ण सिंह है, उसको भी है वो कुछ नहीं कहा। जब ये समाचार उड़ते 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 कृष्ण सिंह के पास पहुंचे कि अच्छा बिजोलिया से 2 किसान गए हैं, राणा जी से मेरी शिकायत करके आए हैं। अच्छा, जब ये बात कृष्ण सिंह को पता चली तो कृष्ण सिंह ने या कृष्ण सिंह ने इन 2 किसानों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया कि अच्छा मेरी शिकायत करते हो। तो ठाकरे और नानजी को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया कि भाई दूर दूर तक नज़र मत आना वरना खाल खिंचवा लूँगा तुम लोगों की। इन दोनों को निष्कासित कर दिया बिजोलिया से। इसी दौरान क्या हुआ, ये बात है 1897 की, जब ये आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। 1897 की ये घटना है। में ये आंदोलन विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाता है। अब 1899 में अपने राजस्थान में एक छप्पनिया काल पड़ता है। बहुत भयंकर अकाल था पूरे राजस्थान में, जिसे इतिहास में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। इस अकाल के दौरान कृष्ण सिंह ने क्या किया, बिजोलिया के किसानों की मदद की, आर्थिक सहायता की किसानों की। इनको अनाज दिया, पानी दिया। तो बहुत से विरोधी किसान हैं वो किशन सिंह के साथ जाकर मिल गए। तो देखते देखते ये आंदोलन है वो लगभग समाप्त हो गया। ये एक प्लान था किशन सिंह का किसानों की एकता को है वो कमज़ोर करने का, कि किशन सिंह ने वो अकाल के समय में है वो किसानों की आर्थिक सहायता की, उन्हें कर से मुक्ति दी, उनको अनाज दिया, उनको पानी उपलब्ध करवाया, उनके मवेशियों की हिफाजत की, उन्हें रोजगार दिया। इससे किसानों की एकता है वो लगभग है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। लेकिन 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगा दिया और इस कर का नाम दिया गया चौरी कर। 1903 की बात है। 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया जिसे चौरी कर कहा जाता है। चौरी हमारे यहाँ लड़की की शादी के दौरान जो अग्निवेदी का काम में ली जाती है उसे चौरी कहा जाता है, या लड़की की शादी के समय जो संस्कार किया जाता है उसे चौरी कहते हैं। और 5 रुपये चौरी कर लगाया गया, 5 रुपये चौरी कर लगाया गया। बहुत भारी रकम थी ये 5 रुपये। किसान है वो आग बबूला हो गए कि भाई हमारे यहाँ तो भारत में हमारे तो परंपरा रही है लड़की का कन्यादान करने की, हम तो लड़की को शादी पर उपहार देते हैं और यहाँ पर तो सामंत ने लड़की की शादी पर हमसे कर लेना शुरू कर दिया।
तो भाई किसान है वो आग बबूला हो गए। किसानों ने वो इसका विरोध करना शुरू कर दिया चमरीकर का, लेकिन सामंत पर कोई असर नहीं हो रहा था इस पर। सामंत है वो इसको वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं था चमरीकर को। तो 1905 में किसानों ने क्या किया, बिजोलिया के किसानों ने क्या किया, अपनी लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया। 200 लड़कियों को, 200 कुंवारी कन्याओं को लेकर, जो शादी लायक कन्याएं थी, उनको लेकर किसान ग्वालियर की ओर पलायन कर गए। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बिजोलिया की भूगोलिक इस प्रकार की थी कि किसान है वो यहाँ से पलायन कर सकते थे। चूँकि इस दौरान है वो भूमि किसानों की तो हुआ नहीं करती थी, भूमि है वो सामंत की हुआ करती थी। किसान उस पर एक ठेके के तहत अस्थायी रूप से खेती करते थे। तो किसानों को लगा कि यहाँ नहीं खेती करके हम ग्वालियर चले जाएंगे, वहाँ खेती करेंगे, इन 5 रुपये से तो मुक्ति मिलेगी और हम अपनी लड़कियों की शादी भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर है वो कृष्ण सिंह के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया कि भाई किसान ही चले जाएंगे तो भूमि का करेगा क्या, किसान ही नहीं रहेंगे तो कर आएगा कहाँ से, भूमि है वो बंजर रह जाएगी। तो कृष्ण सिंह के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा दबाव बना। तो 1905 में कृष्ण सिंह ने चमरीकर समाप्त कर दिया। (1905 में चमरीकर समाप्त हो गया। अब कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह की कोई संतान नहीं थी। कृष्ण सिंह की जिस समय मृत्यु हुई उस समय कृष्ण सिंह की कोई संतान नहीं थी। और हमारे यहाँ बहुत सी रियासतों में ये नियम प्रचलित था। 1857 की क्रांति के दौरान अगर आप देखोगे तो मारवाड़ में भी ये नियम प्रचलित था कि जब उस रियासत के राजा को संतान नहीं होती तो जो मूल निवास स्थान है वहाँ के रक्त संबंध से किसी पुत्र को गोद लिया जाता था। तो कृष्ण सिंह का रक्त संबंध भी जगनेर था। अब कृष्ण सिंह की संतान नहीं है तो एक आदमी है वो जगनेर के वंश से लाया जाएगा। तो जगनेर के वंश से एक व्यक्ति लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था पृथ्वी सिंह। और इस पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का जागीरदार बनाया जाएगा। ये नया जागीरदार बना। अब सामंत बन गया पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह में तो कुछ संवेदनाएं तो थी क्योंकि ये तो यहाँ मेवाड़ का ही मूल रक्त संबंध का था। लंबे समय तक है वो किसानों के साथ रहा था, इसके अच्छे संबंध बन गए थे। लेकिन पृथ्वी सिंह ये तो आया ही जगनेर से था, इसका यहाँ के किसानों के साथ कोई संवेदना ही नहीं थी। तो आते ही है उसने एक तुगले की फरमान जारी किया और इसने एक नया कर लगा दिया 1906 में, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर ये कर जब कोई नया सामंत बनता था तो राजा है उसकी ताजपोशी करता था, उसकी तलवार बांधता था कमर पर और इसके बदले में है वो सामंत है वो राजा को कर देता था। लेकिन 1906 से पहले ये प्रथा चली आ रही थी कि कोई भी सामंत बनता था वो तलवार बंधाई कर अपने ही खजाने से देता था, किसानों से वो कुछ भी नहीं लेता था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने एक नई प्रथा शुरू कर दी। उसने कहा मैं क्यों दूं, किसान देंगे। तो पृथ्वी सिंह ने वो तलवार बंधाई कर लागू कर दिया और यहाँ के किसान है वो पुनः वो आंदोलन में है वो उन्होंने बिगुले बजा दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करने के लिए हम बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन है। इसलिए इसका व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम इस किसान आंदोलन को 3 चरणों में पढ़कर इसका अध्ययन करेंगे।